नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं पुराने पेपर में आए हुए 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कशन करने वाला हूं। ये सेशन हर टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सीजी टेट हो या फिर अन्य कोई टेट एग्ज़ाम, सारे टेट एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? पहला ऑप्शन है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक क्षमता समझ का भी आकलन करता है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। और चौथा ऑप्शन है, शिक्षक की विद्यार्थियों के निष्पादन का आकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना में करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, कि जो शिक्षक है वो बच्चे के थॉट प्रोसेस, कैसे वो सीख रहा है चीज़ों को, कैसे वो सोच रहा है और उनके जो कैसे अपने दिमाग में अवधारणा या कॉन्सेप्ट बना रहा है, इन चीज़ों का आकलन करेगा। फिर इन चीज़ों के आकलन करने के बाद वो अच्छे से समझेगा कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए, कौन से टीचिंग मटेरियल का यूज़ किया जाए, किस विधि से पढ़ाया जाए जिससे जो बच्चा है वो अच्छे से सीख सके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन पिक कीजिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो जो पियाजे थे वो मानते थे कि बच्चा है ना एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह होता है, वो आसपास की चीज़ों को समझता है, सीखता है कैसे वो काम कर रहा है। तो इस हिसाब से पहले उनमें विचार आता है, फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए वो भाषा सीखते हैं। जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि विचार आने पर उनकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चा पहले भाषा सीखता है और भाषा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है विचार पर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर उसकी दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? पहला, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िवादी धारणा को। दूसरा ऑप्शन है लिंग समरूपता। तीसरा ऑप्शन है लड़की के लिंग की गलत पहचान। और चौथा ऑप्शन है बच्चों के बाल पोषण में परिवार की कठिनाइयों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव में रूढ़िवादी धारणा। क्योंकि यहाँ पर जो दादी बोल रही हैं कि लड़कों की तरह व्यवहार करोगी, तो इसका मतलब है कि लड़के कुछ अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, उनकी तरह से लड़कियों को व्यवहार नहीं करना चाहिए उन दादी के हिसाब से, जो एक रूढ़िवादी धारणा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है में आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक करा सकें। ये बिल्कुल सही है कि वे जो विद्यार्थी हैं वो अपनी शक्तियों, जो उसकी इनकी स्ट्रेंथ हैं और जो उनकी खामी है उनको देख सकें और शिक्षक उनको मार्गदर्शित कर सके कि आगे वो इन खामियों या जो उनकी स्ट्रेंथ है उनका यूज़ कैसे कर सके। तो यहाँ पर आकलन के लिए पहला सही ऑप्शन रहेगा। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ये सही नहीं है,
क्योंकि अगर तुलनात्मक मूल्यांकन होगा तो बच्चों में एक दूसरे के प्रति हीन भावना आएगी, जलन की भावना आएगी, जो आकलन का सही उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन जो अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन का भी होना चाहिए। मतलब केवल रटने की प्रवृत्ति का नहीं, बल्कि जो कितना वो समझ रहा है और या फिर उसका कैसे उपयोग कर रहा है, इसका भी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। अगला ऑप्शन है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार ना हो। ये नहीं होगा, ये गलत होगा। भय और चिंता ये जरूरी नहीं है आकलन में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पर 1 और 3 सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के भीतर अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो 2009 का जो उनका शिक्षा अधिनियम आया है उसमें घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, नहीं, ये भी नहीं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, यही ऑप्शन सही है। तो समावेशी शिक्षा मानता है कि जो दिव्यांगजन हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ जो उनका स्कूल है उसी में उन्हें पढ़ाया जाए, ताकि वे मुख्य धारणा से जुड़ सकें और एक ही क्लास में सब लोगों एक साथ रह के काम कर सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विभिन्न पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावशाली शिक्षक क्या करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं तो शिक्षक को चाहिए कि छात्रों की पृष्ठभूमि जहाँ से छात्र आए हैं उसके बारे में जानें तथा उनमें क्या सुधार किया जा सकता है बच्चे में जो नीचे की पृष्ठभूमि से आए हैं और या उच्च पृष्ठभूमि से हैं, है ना, उनकी संस्कृति क्या है, इनके बारे में जानना चाहिए और उस हिसाब से उन चीज़ों को इंक्लूड करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ना कि ये कि सर्वमान्य जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो उसी तरीके का यूज़ करके करें, मतलब उन पर ध्यान ही नहीं दें। अगर कोई बच्चा नीचे के निम्न बैकग्राउंड से आया है, उसे वो सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जिसके कारण उसे कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, तो आप उनको इग्नोर कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सब चीज़ों को साथ लेके चलेगा। वो निम्न बच्चों को भी साथ लेके चलेगा जिनका स्तर लो है और हाई लेवल वालों को भी साथ लेके चलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन फर्स्ट। समूह में व्यक्तिगत भिन्नताओं को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर भी ध्यान देगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। संज्ञान और संवेग परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आपका दिमाग अच्छे से नहीं चलेगा, आपको कुछ चीज़ें परेशानी दिक्कत आएगी, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको संवेग आएगा। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपको कोई इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, कोई आपको गुस्सा आ गया, तो वो आपको संवेग को भी प्रभावित करेगा। आप कुछ काम में दिमाग लगा रहे तो आपको वहाँ दिमाग नहीं लगेगा, तो वो ये एक दूसरे को परेशान करेंगे। तो आंसर जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से उत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगिता अगर बढ़ेगी तो एक दूसरे से बच्चे जलेंगे और ये गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हट जाएगा। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों की तुलना को बढ़ावा देता है। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्क की स्वीकार्यता बढ़े। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो है सी।
क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो उसके साथ समवयस्क हैं, साथ वो पढ़ रहा है, तो अगर जो निःशक्त जन हैं वो अपने सहपाठियों के साथ पढ़ेंगे तो उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, वो बच्चे को स्वीकार करेंगे। जो दिव्यांग जन हैं उनको, जो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे, उनको स्वीकार करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे, जिससे उनका विकास होगा। तो यहाँ पर ये सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढककर रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो यहाँ पर तीखी धार वाली जो किनारे हैं उनको रुई से ढक रही है और छुओ तथा अनुभव करो का ये वो टिप्पणी कर रही है। तो इसमें जो शिक्षार्थी होंगे वो दृष्टि विकलांग होंगे शिक्षार्थी, क्योंकि अगर वो तभी वो रुई लगाई ताकि उन्हें चोट ना लग सके, और छुए कर महसूस कर रहे हैं, ये जो दिव्यांगजन हैं जिनकी दृष्टि अच्छे से दिखाई नहीं देता, वो उनके लिए यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव है कि क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, बी ऑप्शन संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, सी ऑप्शन क्या है? संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्नताएं विधियों से प्रभावित करती हैं, और चौथा ऑप्शन है संभव नहीं क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को जो विविधता है वो प्रभावित करती है, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है, और बहुत सारी विधियां हो सकती हैं कि उस जो विद्यार्थी हो उसको कोई अलग विधि पढ़ाई गई हो और दूसरे विद्यार्थी को वो अलग विधि पढ़ाई गई हो, या फिर कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकते हैं। इस कारण उनके जो दोनों के जो अर्थ है ना वो भिन्न भिन्न लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है, निष्क्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक या सक्रिय सरल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सक्रिय और सामाजिक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो प्रत्यास्मरण, रटना और समझना। रटने की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्तरीय कार्यपत्रक ये हो सकता है, ड्रिल और अभ्यास ये भी एक टाइप का रटना ही हो गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। वो उनसे क्वेश्चन पूछेगी, लॉजिक लगाने के लिए बोलेगी और उस हिसाब से फिर निर्णय लेगी। इससे जो क्रियाकलाप होगा उससे बच्चे जो किसी समस्या में फंसे हुए हैं उनमें वो समस्या समाधान का कौशल विकसित होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थियों का उत्प्रेरण बिल्कुल प्रभावित करता है, शिक्षार्थियों की परिपक्वता बिल्कुल मैच्योर अगर होंगे तो वो अच्छे से अधिगम कर पाएंगे, अगर उनकी मैच्योरिटी उतने लेवल की नहीं है तो इतने अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएंगे, तो ये भी प्रभावित करेगी। शिक्षण युक्तियाँ ये तो जरूर ही प्रभावित करेंगी, अगर अच्छी शिक्षण युक्तियाँ अपनाएंगे तो अधिगम अच्छे से होगा, अगर खराब शिक्षण जो युक्तियाँ हैं उनको अपनाएंगे तो अधिगम प्रभावित होगा। शिक्षार्थियों का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य बिल्कुल, अगर बच्चे फिट होंगे शारीरिक रूप से, इमोशनली भी अच्छे होंगे तो उनका जो संज्ञान का अधिगम है वो अच्छे से होगा। अगर ये अच्छी तरह मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है
तो उनका दिमाग नहीं रहेगा और तो अधिगम भी प्रभावित होगा। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां 14th, खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वंशानुक्रम और पर्यावरण। जो नेचर और नर्चर डिबेट है उसके अन्योन्य क्रिया से विकास के विभिन्न मार्ग और निष्कर्ष निकलते हैं। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुकृत और पर्यावरण वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। बिल्कुल सही है ये तो बात। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। बिल्कुल, मैच्योरिटी और लर्निंग इन दोनों पर आधारित होता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों में गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। ये भी सही है, भिन्नताएं अधिक होती हैं। एक ही चरण से गुजरता है लेकिन उनकी जो विभिन्नताएं हैं वो अधिक होती हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। विकास परिमाण प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ये बात गलत है क्योंकि जो विकास है वो गुणात्मक है, उसमें गुण दिखाई देते हैं ना कि परिमाण, और उसका ठीक ठाक से मापन नहीं हो सकता है ठीक तरीके से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के संप्रत्यय से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर होगा कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। तो जो संरक्षण होता क्या है, ये संरक्षण कंजर्वेशन कई टाइप का होता है। आयतन कंजर्वेशन, लंबाई कंजर्वेशन, है ना। तो ये बहुत सारे टाइप का होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक मिट्टी की बॉल है 200 ग्राम की। अब इसी गेंद को हम, जो गेंद है इसको हम जो कुछ मोड़ कर और एक बेलन के आकार में परिवर्तित कर देते हैं। सेम गेंद है और उसको बेलन के आकार में परिवर्तित कर देते हैं और फिर इसकी जो भार है वो मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं, तो दोनों का भार बराबर आता है। तो यही बात है, यही संरक्षण है कि उसकी आकृति बदलने पर जो भार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जो उसकी भौतिक गुण हैं, जो द्रव्यमान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे आप उसकी आकृति चाहे आप गोला हो या बेलन में परिवर्तित कर दो, तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण। इसी टाइप से और भी संरक्षण। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोहलर, है ना। वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानी हैं। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है अंतर्दृष्टि, मतलब अगर सब चीज़ों को देखकर तुरंत सूझ आ जाती है। जैसे जो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो वन मानुष था उसमें तुरंत चीज़ों को देख के सूझ आ गई थी और वो केले को उठा के खा लिया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आँखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आनुवंशिकता। ये सारी जो फिजिकल चीज़ें हैं वो हमारी जीन पर आधारित हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उन पर आती है, आनुवंशिकता से जुड़ी हुई होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किस का उदाहरण बनता है? तो ये एक ईगो मैकेनिज्म है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म मैंने अपने वीडियो में बताई थी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में। ऑलरेडी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, तो आप थ्योरी के वीडियो ज़रूर देखें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विस्थापन। वो चीज़ों को मतलब अपनी खुद पर डांट पड़ी तो अपनी बहन पर उसने विस्थापित कर दी वही डांट,
है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना खाली स्थान कहलाता है। संवेग, अभिप्रेरणा, आक्रामकता, कुंठा। तो यहाँ पर जो अगर लक्ष्य आपने कोई निर्देशित किया है और उसमें कोई बाधा आ जाती है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको गुस्सा आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुंठा, ऑप्शन सी। फ्रस्ट्रेट होते हैं आप, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द अवधारणा के पूर्व में संपर्क में आने के बाद का स्मरण आसान हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना है, ये घटना है, इसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग में क्या होता है कि आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए या फिर कोई शब्द पूछा जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने बोला नर्स, है ना, तो उसके बाद जो शब्द मैं बोलूँगा आपको वो आसानी से याद आ जाएगा। जैसे डॉक्टर, तो आपको तुरंत आपको वो सोचना ही पड़ेगा, और नर्स के बाद जैसे अगला शब्द आएगा डॉक्टर तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो यही होता है प्राइमिंग, कि मतलब एक शब्द है उससे संबंधित दूसरा शब्द आपको तुरंत चीज़ें याद आ जाएगा अगर वो कनेक्टेड हैं। अगर मैं बोलूँगा नर्स तो आपको डॉक्टर तुरंत याद आ जाएगा, और मैं बोलूँगा नर्स तो जैसे अगला शब्द बोलूँगा ड्राइवर तो ये आपको लगेगा ये क्या वर्ड हो गया। तो यही होता है प्राइमिंग, एक से दूसरा कनेक्टेड रहता है। तो अगले उस पर चलते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। वजन में वृद्धि, मधुमेह का खतरा बढ़ना, कमजोर प्रतिरक्षा। करेक्ट ऑप्शन होगा एकाग्रता और स्मृति का कम होना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण कम हो गई है? धार्मिक हस्तक्षेप, समाज सुधार, संवैधानिक प्रावधान या संस्कृति विविधता। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक प्रावधान। जैसे संविधान ने राइट टू एजुकेशन का जो प्रावधान लाया था 2009 में, उसके अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए बिना किसी भेदभाव के। तो यही सब संवैधानिक प्रावधान आए जिसके कारण जो असमानता वो धीरे धीरे कम होती गई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, NIOS शिक्षा की खालिस्तान एजेंसी का उदाहरण है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है वो उदाहरण है गैर औपचारिक शिक्षा का। जो शिक्षा की एजेंसी है NIOS, जैसे इग्नू हो गई, ये सब जो है ना गैर औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती हैं? इसमें क्या होता है कि आपको दूर रह के आप कहीं भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी रह के आपको स्कूल या कॉलेज नहीं जाना पड़ता, आप स्वतंत्र हैं कहीं भी पढ़ने के लिए। बस कुछ बंदिशें होती हैं कि आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, बाकी आप फ्री रहते हैं। मतलब कुछ बंदिशों के साथ आपको स्वतंत्रता भी मिलती है गैर औपचारिक शिक्षा में। जबकि औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, औपचारिक शिक्षा जैसे स्कूल कॉलेजों में आपको जो शिक्षा मिलती है कि आप बंदिशों में रह के, जैसे आप स्कूल में आके पढ़ेंगे, कॉलेज में आके पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, तो बंदिशों में रह के आप सीखते हैं चीज़ों को। जैसे गणित हो गई और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, या फिर कोई डिग्री से संबंधित सब्जेक्ट हैं। और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे अच्छे बुरे का अनुभव करते हैं, आसपास के लोगों से मिलकर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं क्या चीज़ ठीक है उनके लिए, क्या चीज़ ठीक नहीं है, समाज में कैसे बिहेव करना है। तो ये सब चीज़ें वो अनौपचारिक रूप से सीखे हैं, और ये जो अनौपचारिक शिक्षा है वो ज़िंदगी भर चलती रहती है। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा गैर औपचारिक शिक्षा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील विशेषताएं हैं। यहाँ पर क्रिएटिविटी की जो विशेषताएं पूछी गई है, कौन सी विशेषताएं इनमें से? फोटोग्राफिक स्मृति, भिन्न सोच, अंतर्मुखी या तीव्रगामी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भिन्न सोच।
जो सृजनशील क्रिएटिव लोग होते हैं, जो कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी जो सोच होती है बहुत अलग होती है। वो सब दिशाओं में, मतलब अब सारी थिंकिंग होती है, वो सब दिशाओं में या सारी तरीके से चीज़ों को सोच लेते हैं और इतने तरीक़ों से वो चीज़ों को सोचते हैं और नई चीज़ों को वो निर्माण कर लेते हैं, नए नए तरीके वो आजमात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां खाली स्थान में पाई जाती हैं, अचेतन, चेतना, अवचेतन या परम चेतन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अचेतन। अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो छिपी हुई रहती हैं, जिन पर हमारा ध्यान नहीं रहता, वो अचेतन मन में होती है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत में जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था वो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो को ज़रूर देखें, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अचेतन मन में ये मूल प्रवृत्तियाँ आती हैं। अगले क्वेश्चन चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत कारक विकासवाद और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करते थे? जो है ना परिपक्वता पर विश्वास करते थे वो थे साइंटिस्ट प्याजे, जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे प्याजे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्याजे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अब्राहम मैस्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको प्रतिपादित किया है? मानववादी सिद्धांत, प्रेरक सिद्धांत, ड्राइव सिद्धांत या अपेक्षा सिद्धांत? तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन मानववादी सिद्धांत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्रियों को व्यवस्थित करने से पहले छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जानना है तो शिक्षक किस का संचालन करना चाहिए? सारांशित मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, अंतरिम मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नैदानिक मूल्यांकन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जिसमें निदान में क्या होता है कि पहले बच्चों की जो शक्तियाँ हैं या कमज़ोरियाँ हैं उनका पता लगा दिया जाता है, फिर उस हिसाब से जो सामग्री बताई जाती है कि उन्हें कैसे निर्देशित करना है और कौन कौन सी सामग्री उन्हें प्रोवाइड करनी है जिससे उनका अधिगम अच्छे से व्यवस्थित तरीके से हो। तो करेक्ट आंसर होगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन में बात की गई है कि जो देख रहा है, जो मूर्त रूप से उपस्थित चीज़ें हैं उनके बारे में जो बच्चा है वो जल्दी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है, और जो बोल के मौखिक रूप से कही जा रही हैं जिनमें एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन लगता है वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करें। वीडियो आपको सबको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और जो नए साथी इस वीडियो में जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आप सबका इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।